बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम CS 101 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस चैप्टर में जो टॉपिक हैं वो हैं 126 से लेकर 145 तक। तो ये टॉपिक भी हम कवर करेंगे और साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें से MCQs और जो क्वेश्चन है शॉर्ट और लॉन्ग वो कहाँ से आ रहे हैं। तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो प्रॉब्लम आती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान उनको कैसे जो है वो कवर किया जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसको क्यों कहा जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है इज़ एन इंजीनियरिंग प्रोसेस, यानी ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ये बिल्कुल इंजीनियरिंग प्रोसेस की तरह ही है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये है हमारे पास कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है दैट सीक्स प्रिंसिपल टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम। यानी ये प्रिंसिपल जो है वो फाइंड करती है जिनकी मदद से वो जो है जो कम्प्लेक्स हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो डेवलप कर सके। तो इसकी कंसर्न जो है वो ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन से है, यानी सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन की जितनी भी एस्पेक्ट है ये सब से इसकी कंसर्न है। तो ये यहाँ से पेपर में MCQs आया हुआ था। इस तरह ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन 2 नंबर की आ सकती है। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि रियल लाइफ सिनेरियो से, कि अगर आपको कहा जाए कि एक कमर्शियल बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट करनी है 5 फ्लोर की और उसका साइज़ 50 बाय 90 फीट रखना है, तो ये आपके पास रिक्वायरमेंट होगी। और फिर आप क्या करेंगे, उसका एस्टिमेट लगाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे। तो एस्टिमेट में आप क्या देखेंगे कि कितनी कास्ट आएगी, कितने टाइम में आप उसको जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो उसके बाद आप उसका डिज़ाइन बनाएंगे। लेकिन एस्टिमेशन अगर आप गलत लगाएं तो क्या होगा, उसके आपको 3 नुकसानात होंगे। तो ये 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि रॉन्ग एस्टिमेशन के क्या नुकसानात हैं। तो इट कुड लीव टू कास्ट ओवर टर्न, यानी आपकी कास्ट जो है वो क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है उस पर प्रोजेक्ट पे। उसके अलावा आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसकी डिलीवरी आपकी लेट हो सकती है। इसी तरह कस्टमर जो है वो आपसे डिससेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हैं आपके नुकसानात इसके एस्टिमेशन, रॉन्ग एस्टिमेशन के। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और जो दूसरी हमारी पास इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है उनकी दरमियान डिफरेंस क्या है। तो यहाँ से हमारे पास 3 डिफरेंसेस हैं इसके दरमियान में। ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, 3 नंबर का भी। तो पहली डिफरेंस है ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट, यानी जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग फील्ड है उनमें एबिलिटी होती है यूज़ करने की क्या, ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स, यानी जो पहले से कंपोनेंट बने हुए पड़े हुए हैं उन्हीं को वो यूज़ करके जो है अपना प्रोडक्ट तैयार कर ले। फॉर एग्जांपल अगर हम साइकिल इंडस्ट्री की बात करें तो उनके पास टायर और हैंडल और सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, पैडल, उनको जोड़कर एक जो है वो क्या करते हैं, साइकिल तैयार कर लेते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है इस फील्ड में लैग करता है। दूसरी डिफरेंस क्या है हमारे पास कि जो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें क्या है, लैक ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जिनको हम कहते हैं मीट्रिक्स। तो ये यहाँ से क्विज आया हुआ था पेपर में MCQs। लैक ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हम क्या कहते हैं, उन्हें मैट्रिक्स कहते हैं। और ये क्या होती हैं, मैट्रिक्स क्या होते हैं, मेजरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये होते हैं मेथड्स फॉर मेजरिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। और ये जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर थोड़े इवेसिव या एम्बिगियस कह सकते हैं आप इसको, या थोड़े मुश्किल होते हैं ये। उसके अलावा क्वालिटी मेजर की अगर हम बात करें, थर्ड डिफरेंस, तो सॉफ्टवेयर जो है वो वियर आउट नहीं होते, तो इसलिए क्वालिटी मेजर जो है ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। फिर आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है वो 2 लेवल में होता है। इसके अंदर 2 लेवल होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे पास प्रैक्टिशनर, और वो क्या करते हैं, डेवलप टेक्निक्स फॉर इमीडिएट एप्लीकेशन, यानी वो एप्लीकेशन बनाने के लिए टेक्निक्स डेवलप करते हैं प्रैक्टिशनर। और दूसरे होते हैं थियोरिटिशियन, तो ये क्या करते हैं हमारे पास, ये प्रिंसिपल और थ्योरीज जो है उनकी सर्च करते हैं ताकि ज़्यादा से जो स्टेबल टेक्निक्स हैं उनकी मदद से जो है वो एप्लीकेशन कंस्ट्रक्ट की जा सके। फिर आता है हमारे पास कंप्यूटर का यूज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसकी मदद से क्या किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है और जो इसके डेवलपमेंट प्रोसेस है उनको सिंप्लीफाई किया कर देगा। तो इसके जो हैं वो कुछ टूल्स हैं जिनको हम कहते हैं केस टूल्स। तो ये जो है डेवलपमेंट में बहुत मदद देते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास है प्रोजेक्ट प्लानिंग। इसमें प्लानिंग की जाती है प्रोजेक्ट की।
उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन टूल्स हैं, इसी तरह प्रोटोटाइपिंग है, इंटरफेस डिज़ाइन है और प्रोग्रामिंग सिस्टम्स हैं। तो ये केस टूल्स हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फिर आते हैं हम IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये क्या होता है? ये सोफिस्टिकेटेड पैकेज होते हैं डिज़ाइन प्राइमरीली फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट। तो ये यहाँ पर क्विज में आया हुआ था IDEs। तो ये होते क्या है? फॉर एग्जांपल आप एक जो है सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एडिटर की ज़रूरत होगी, और फिर क्या होगा, कंपाइलर की ज़रूरत होगी जो कि उसको कंपाइल करके कंप्यूटर को समझा सके या ट्रांसलेट कर सके। उसी तरह डीबगिंग टूल्स की भी ज़रूरत होगी। तो ये सारे एक ही सॉफ्टवेयर पैकेज के अंदर इकट्ठे कर दिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं IDEs। उसके बाद आता है हमारे पास अगला टॉपिक, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। तो ये मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक है, इसका कंसेप्ट है जो है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है साइकिल। क्या होता है यहाँ पर? तो वंस सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड, एक दफ़ा सॉफ्टवेयर जब डेवलप हो जाए तो वो एक कंटिन्यूस साइकिल के अंदर दाखिल हो जाता है, यानी वो यूज़ होता रहता है, और फिर क्या होता है, वो मेंटेनेंस फेज़ में चला जाता है और वहाँ से फिर वापस ये यूज़ होना शुरू हो जाता है। तो मेंटेनेंस फेज़ में तीन वजह से वो मूव करता है। एक तो क्या है, एरर आ जाए उस सॉफ्टवेयर के अंदर, या फिर आप उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, अपडेट करते हैं, और फिर क्या है, तीसरी चीज़ है, जब आपने उसमें अपडेट किया तो उसमें फिर भी कोई एरर आ सकती है मॉडिफिकेशन की वजह से, तो वो फिर वापस मेंटेनेंस फेज़ में आपको जाना पड़ेगा। इसी तरह फिर ये वापस सॉफ्टवेयर यूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से क्विज आया हुआ था कि इसमें जो है रिपेयर प्रोसेस है वो शामिल इसमें नहीं है। ये जो तीन वजूहत हैं इनकी वजह से ये मेंटेनेंस फेज़ में जाता है, रिपेयर प्रोसेस की वजह से नहीं जाता। फिर आते हैं मेंटेनेंस और रिपेयर में क्या फ़र्क है। तो अदर हम प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें मेंटेनेंस का मतलब है रिपेयर करना, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हम बात करें तो इसमें मेंटेनेंस का मतलब है उसको अपडेट करना, यानी उसको उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर शामिल करना, या फिर क्या है उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन करना। फिर आता है ट्रेडिशनल डेवलपमेंट फेज़। तो ये क्या होती है हमारे पास, ये जो है इसमें हम सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे डेवलप करते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल डेवलपमेंट फेज़। तो और ये हमारे पास 4 फेजेस में काम करती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और फिर हम करते हैं टेस्टिंग। तो इस तरह हम एक जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है वो बनाते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सेकंड फेज़ क्या है इसकी, तो ये डिज़ाइन फेज़ है। इसी तरह डिज़ाइन फेज़ किस को कौन फॉलो कर रहा है, इज़ फॉलोड बाय इम्प्लीमेंटेशन। तो ये यहाँ से क्विज आए हुए थे। इस तरह इसके अंदर मेंटेनेंस जो है वो शामिल नहीं है, तो ये भी क्विज था यहाँ से। फिर आते हैं हम यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ की तरफ। इसकी जो फर्स्ट फेज़ है हमारे पास ट्रेडिशनल जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है, तो इसमें हमारे पास जो है एनालिसिस के अंदर हम 5 चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। एक गोल जिसके हम देखते हैं, फिर इनपुट्स देखते हैं, और COTs ये हम देखते हैं आगे क्या है, एनालिसिस और SRS। तो सबसे पहले गोल्स क्या होते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के, ये हमारे पास 3 गोल्स होते हैं कि हमने क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है, व्हाट सर्विस जो है हम देंगे, हम कौन सी सर्विस देंगे। इसी तरह आइडेंटिफाई एनी कंडीशन, हमने उसमें कंडीशन देखनी है कि कितने टाइम में हमने करना है, क्या क्या सिक्योरिटी उसमें हमने ऐड करनी है। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो इसमें ये भी हम डिफ़ाइन करते हैं सिस्टम का। गोल्स आ गए, उसके बाद इनपुट्स आ गई, स्टेक होल्डर से जो हम इनपुट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो उसमें गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं, वो जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करती हैं कि हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाए, तो उनकी इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो यूज़र हैं वो भी हो सकते हैं, तो इन सब की जो है इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है। ये होते हैं स्टेक होल्डर्स। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ से ये क्विज आया हुआ था, स्टेक होल्डर में कौन से शामिल होते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज। उसके बाद आ गया COTs क्या होते हैं, जो ये कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डेवलपर डेवलप करते हैं मैस मार्केट के लिए, यानी वो रिटेल स्टोर में पड़े होते हैं सेल करने के लिए, और उनको इंटरनेट से हम डाउनलोड करते हैं। और ये सॉफ्टवेयर कैसे क्यों बनाए जाते हैं, ये जो है इनमें अगर हम देखा जाए तो यूज़र जो है वो उसमें आइडेंटिटी नहीं होता, बल्कि एंटिटी नहीं होता। इसमें मार्केट्स जो है वो स्टडी करके डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाता है। इसकी एग्जांपल है MS ऑफिस। फिर आती है हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस। तो एनालिसिस होती है आगे,
तो इसमें हम क्या करते हैं, कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग द नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़र। हम सॉफ्टवेयर यूज़र की जो नीड्स हैं उनको कंपाइल करते हैं और एनालाइज करते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है यूज़र जो है वो कुछ ऐसी चीज़ आपके सॉफ्टवेयर में ऐड करवाना चाहता है जो कि बहुत मुश्किल है बनाना, तो आप उससे क्या करते हैं, ट्रेड ऑफ करते हैं बिटवीन वांट्स, नीड, कास्ट एंड फिजिबिलिटी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप जो है उसको क्या करते हैं, उसमें से कुछ फीचर स्किप करवा देते हैं ताकि कास्ट उसकी कम हो सके। इस तरह फाइनली क्या करते हैं, हम डिवेलप ए सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, हम जो है उसकी एक रिक्वायरमेंट जो है वो डिवेलप कर लेते हैं। फिर उन इन रिक्वायरमेंट को हम जो है एक डॉक्यूमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं SRS, और दीज रिक्वायरमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है तमाम पार्टीज़ के दरमियान, जिसमें डेवलपर है, यूज़र है, स्टेक होल्डर हो गए। तो SRS जो है इसका मकसद क्या है, क्यों बनाई जाती है, इट इज़ यूज टू गाइड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी ये जो आप सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं तो इससे आप उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखते जाते हैं, ये आपको एक ऑब्जेक्टिव फराहम करता है। इसी तरह अगर सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आपके कोई जो है वो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, यानी यूज़र कहे कि मैंने जो है रिक्वायरमेंट और दी थी, आपने और बना दिया, तो वो भी इस सॉफ्टवेयर जो SRS है इससे देख कर बताई जा सकती है और जो डिस्प्यूट है उनको सॉल्व किया जा सकता है। फिर आती है हमारे पास डिज़ाइन फेज़। तो डिज़ाइन फेज़ पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस है और डिज़ाइन फेज़ में डिफरेंस क्या है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है और 3 नंबर का भी। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोवाइड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रपोज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी ये जो हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम बना रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन बताती है। और डिज़ाइन जो होता है उसमें प्लान क्रिएट किया जाता है उसका कि हम ये जो सॉफ्टवेयर है कैसे बनाएंगे। फिर आता है हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। और डिज़ाइन फेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, डेवलप ए सोल्यूशन, उसका हम सोल्यूशन डेवलप करते हैं। तो ये यहाँ से क्विज में आया हुआ था, डिज़ाइन फेज़ इज़ अबाउट डेवलपिंग ए सोल्यूशन। फिर आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिसाइड व्हाट ए सिस्टम विल डू, यानी हमारा सिस्टम क्या करेगा जो हम यूज़र से रिक्वायरमेंट लेते हैं। और डिज़ाइन जो है वो आइडेंटिफाई करता है हाउ द सिस्टम विल डू इट, यानी जिस सिस्टम हमारा कैसे ये काम करेगा। फिर आता है डिज़ाइन आउटकम। तो हमारे पास 2 आउटकम इसकी आती हैं, एक आती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ एस्टेब्लिश्ड, यानी उसका अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है वो हम बनाते हैं। फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन जो होती हैं वो उनको हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, यानी हम कोडिंग करते हैं यहाँ से। इसके बाद फिर आता है यहाँ पर ऑफिस बिल्डिंग की एग्जांपल है, तो ये यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम चलते हैं टॉपिक नंबर 130 पे, ये है इम्प्लीमेंटेशन फेज़। तो इसमें हमारा गोल क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन का, इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व एक्चुअल राइटिंग ऑफ प्रोग्राम, यानी इसमें हम प्रोग्राम राइट करते हैं, कोडिंग करते हैं, और क्रिएशन ऑफ डेटा फाइल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस, और फिर हम क्या करते हैं डेटाबेसेस भी बनाते हैं। तो ये इसके गोल आ गए। फिर आगे हम जाएँ सॉफ्टवेयर एनालिस्ट और प्रोग्रामर में क्या डिफरेंस है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है इस पर आकर प्रोग्रामर और एनालिस्ट के दरमियान डिफरेंस पता चलती है। तो ये क्विज में आया हुआ था हमारे पास। जो सिस्टम एनालिस्ट होता है या उसको सॉफ्टवेयर एनालिस्ट भी कहते हैं, वो क्या होता है, इन्वॉल्व विद द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी वो जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है सॉफ्टवेयर की उस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। और उसका एम्फेसिस जो होता है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिज़ाइन स्टेप पर होता है। जबकि प्रोग्रामर जो होता है इन्वॉल्व प्राइमरीली विद द इम्प्लीमेंटेशन स्टेप, यानी उसका जो प्रोग्रामर का जो एम्फेसिस है वो होता है कोडिंग पर, और सिस्टम एनालिस्ट का रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिज़ाइन स्टेप पर। फिर आती है जब कोडिंग हो जाती है हमारी, तो उसके बाद आती है टेस्टिंग फेज़। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद आती है टेस्टिंग फेज़। तो ये क्या होती है, जब ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें टेस्टिंग क्या होती है, सिर्फ जस्ट टू डीबग प्रोग्राम्स एंड कंफर्म दैट द सॉफ्टवेयर इज कंपैटिबल टू SRS, यानी इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, प्रोग्राम में से एरर ठीक की जाती हैं और देखा जाता है कि हमारा जो प्रोग्राम बना है वो SRS से कंपैटिबल है कि नहीं। फिर आता है हमारे पास मॉडर्न टेस्टिंग जो है, तो वो थोड़ी सी उससे डिफरेंस है। इसमें क्या किया जाता है, ईच इंटरमीडिएट स्टेप जो है वो देखा जाता है और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसको टेस्ट किया जाता है एक्यूरेसी के लिए। और ये एक स्टेप नहीं है बल्कि ये 3 स्टेप पर मुश्तमिल होता है मॉडर्न टेस्टिंग। इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है
उसकी कंफर्मेशन की जाती है, फिर डिज़ाइन जो है बनाया जाता है, उसकी वैलिडेशन की जाती है, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग की जाती है। तो ये 3 चीज़ें मिलकर हमारे पास मॉडर्न टेस्टिंग में आती हैं। यहाँ से ये जो हमारे पास ग्रे कलर है, ये वाला क्विज आया हुआ था पेपर में। फिर आते हैं नीड फॉर बेटर टेस्टिंग मैथडोलॉजी। आज अभी तक जो मैथडोलॉजी बनी है उनमें अभी ज़रूरत है जो है उसको अच्छा करने की। तो जो लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम है उनमें भी अभी तक एरर आ रही होती हैं, और कुछ एरर जो है वो अनडिटेक्टेड रह जाती हैं, और कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर में जो है मेलफंक्शन कर देती हैं। तो ये जो है इसकी ज़रूरत है अभी अच्छी मैथडोलॉजी बनाने की। फिर आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैथडोलॉजीज। तो SDLC ये हमारे पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। इसमें हमारे पास मॉडल होते हैं जिनको फॉलो करके सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। फॉर द बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल फॉर द प्रोजेक्ट इन सिस्टम एनालिसिस फेज द डेवलपर डिसाइड ए रोड मैप ऑफ द फॉर प्रोजेक्ट प्लान। यानी इसमें डेवलपमेंट जो डेवलपर है वो रोड मैप डिसाइड करता है कि कैसे हमने सॉफ्टवेयर बनाना है। तो यहाँ से ये 2 क्विज आए हुए थे। SDLC स्टैंड फॉर, और दूसरा था हमारे पास सिस्टम एनालिसिस फेज में जो है वो रोड मैप बनाया जाता है। फिर आते हैं हम मॉडल की तरफ। तो इसमें पहला मॉडल है हमारे पास वाटरफॉल मॉडल। तो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस वाज अलाउड टू फॉलो इन ओनली वन डायरेक्शन कॉल्ड वाटरफॉल मॉडल। यानी जो पिछली फेज़ है वो जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक वो अगली फेज़ में दाखिल नहीं होते। यानी पहली हमारे पास होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर हमारे पास डिज़ाइन, फिर टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, और फिर मेंटेनेंस। तो ये वाटरफॉल मॉडल होता है। फिर आता है इंक्रीमेंटल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल की पहले बात कर लेते हैं। इसमें जो हमारे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है इसी मॉडल को फॉलो करके बनाए जाते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल जो होता है ये थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। सिस्टम इज़ कंस्ट्रक्टेड इन इंक्रीमेंट्स। सब इंक्रीमेंट में कैसे बनाया जाता है, पहले एक सिंपल वर्जन बनाया जाता है जिसकी फंक्शनैलिटी बहुत लिमिटेड होती है, फिर उसमें जो है फंक्शनैलिटी ऐड करते जाते हैं, मोर फीचर ऐड करते जाते हैं, और आखिर पर हमारे पास एक कंप्लीट जो है वर्जन हमारे पास आ जाता है। तो ये इंक्रीमेंटल मॉडल कब बनाया जाता है, जब आपको क्या हो कि एक सॉफ्टवेयर जल्दी से इम्प्लीमेंट करना है, कोई यूज़र जो है वो आपसे मांग रहा है जल्दी सॉफ्टवेयर बना दे, तो आप उसको एक सिंपल वर्जन बना कर दे देते हैं और फिर उसमें बाद में फीचर ऐड करते जाते हैं। इटरेटिव मॉडल जो है ये क्या होता है जी, मॉडल विच रिप्रेजेंट द शिफ्ट अवे फ्रॉम स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू वाटरफॉल मॉडल इज़ द इटरेटिव मॉडल। तो ये यहाँ पर पेपर में MCQ में आया हुआ था। ये जो है सिमिलर टू इंक्रीमेंटल मॉडल, उससे मिलता जुलता ही, लेकिन 2 डिफरेंसेस हैं इसकी। एक तो क्या है कि इंक्रीमेंटल मॉडल जो है एक्सटेंड ईच प्रीमिलरी, जो पिछला वर्जन है उसको वो एक्सटेंड करता जाता है इंक्रीमेंटल मॉडल। लेकिन इटरेटिव मॉडल क्या करता है, ये जो कंसेप्ट ऑफ रिफाइनिंग इस पर काम करता है, यानी जो सॉफ्टवेयर है उसको अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करता है। और इसकी मिसाल है हमारे पास RUP, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, ये इसकी एग्जांपल है, इटरेटिव टेक्निक है, और ये IBM के पास इस वक्त मौजूद है ये वाला प्रोसेस जो है। तो ये क्या करता है, रीडिफाइन द स्टेप्स, और ज़्यादातर ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। फिर हमारे पास आ जाती है जी अगला टॉपिक 133। इसमें हम बात करेंगे प्रोटोटाइप की। ये क्या होता है, इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ प्रपोज सिस्टम इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। यानी आप एक छोटा सा वर्जन जो है वो तैयार करते हैं पेपर पर या किसी और जगह पर, जो है सॉफ्टवेयर हमारा कैसे बनेगा, तो पहले उसको देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास पहले आता है पेपर प्रोटोटाइप, यानी आप पेपर मॉडल जो है वो तैयार करते हैं टू स्टिमुलेट कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी आप एक पेपर पर जो है वो एप्लीकेशन का जो है मॉडल तैयार करते हैं कि कैसे हमारी एप्लीकेशन बनेगी, जिस तरह ये आपको पिक्चर में नज़र आ रही है। फिर आगे हमारे पास आता है एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। इसमें क्या होता है कि इनिशियल प्रोटोटाइप्स इवॉल्व इनटू कंप्लीट फाइनल सिस्टम, यानी जो हमने पहला प्रोटोटाइप बनाया था उसी को ही आगे बढ़ाते जाते हैं, उसी से फिर हम अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसको कहते हैं एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। फिर आती है थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। इसमें क्या होता है, जो हमने पहले प्रोटोटाइप बनाया था उसको हम बाद में डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, यानी हम उसको ख़त्म छोड़ भी सकते हैं और एक नया जो है वो डिज़ाइन हम तैयार कर सकते हैं एंड पर, तो इसको कहते हैं थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। फिर आती है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। सिंपल एग्जांपल ऑफ प्रपोज सिस्टम इज क्विकली कंस्ट्रक्टेड इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यानी जो आप सॉफ्टवेयर है
उसका एक डिमॉन्स्ट्रेटेड वर्जन जो है वो शुरू में ही तैयार करके यूज़र को दे देते हैं, इसको कहते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग। फिर हम बात करते हैं ओपन सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स डेवलपमेंट की। ये क्या होता है, ये होते हैं ऐसे प्रोग्राम जो के फ्री होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री अवेलेबल होते हैं। इसमें क्या होता है, एक यूज़र जो है इसका इनिशियल वर्जन तैयार कर देता है और उसका कोड जो है वो इंटरनेट पर शेयर कर देता है और बाकी फिर जो डेवलपर हैं उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की है। फिर हम बात करें एजाइल मेथड की, तो ये क्या होता है, अर्ली एंड क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑन एन इंक्रीमेंटल बेसिस, यानी हमने जल्दी से जो है वो एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए हम एजाइल मेथड यूज़ करते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। तो इसमें क्या होता है, लेस देन ए डजन इंडिविजुअल, यानी एक दर्जन से कम जो इंडिविजुअल होते हैं वो एक मॉडल पर काम करते हैं एक जगह पर और आइडिया शेयर करते हैं एक दूसरे से और इस तरह वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मॉड्यूलर इम्प्लीमेंटेशन। जिस तरह हमने पहले पीछे बात की थी COT की कॉट्स, यानी कमर्शियल ऑफ द शेल्फ जो हमारे पास होते हैं प्रोडक्ट, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर नहीं होती, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलरिटी। तो इट इज़ ए वे ऑफ प्रोड्यूसिंग मैनेजेबल सॉफ्टवेयर, यानी हम मॉड्यूल में सॉफ्टवेयर तैयार करें छोटे छोटे ताकि उनको हम मॉडिफाई बाद में कर सकें। किसी अगर मॉड्यूल को में एरर आ जाती है तो हम सिर्फ एक मॉड्यूल को मॉडिफाई करें बजाय पूरे सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने के, तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलरिटी। अब मॉड्यूल की डेफिनेशन क्या होगी, डिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर इनटू मैनेजेबल यूनिट्स। तो मॉड्यूल जो है ये वैरायटी ऑफ फॉर्म में आते हैं, ये यहाँ से MCQs आया हुआ था पेपर में। तो इम्पेरेटिव पैराडाइम की अगर बात करें तो उसमें मॉड्यूल क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की बात करें तो उसमें मॉड्यूल की एग्जांपल क्या होगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल है मॉड्यूल्स की। यहाँ पर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से भी बात करते हैं कि हम एक टेनिस गेम एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो फंक्शन होंगे उसमें कौन कौन से होंगे, एक सर्व फंक्शन होगा, रिटर्न होगा, कंप्यूट पाथ और अपडेट स्कोर होगा। यानी टेनिस के अंदर सबसे पहले क्या की जाती है, सर्विस की जाती है, तो ये कंट्रोल इसके पास चला जाएगा, फिर क्या होगा, रिटर्न होगी हमारे पास सर्विस की। इसी तरह फिर हमारे पास स्कोर जो है वो एक जो प्लेयर है वो लेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर मॉड्यूल्स। ये जो है हमारे पास छोटे छोटे क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में ये मॉड्यूल है। प्रोसीजर आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स, यहाँ पर प्रोसीजर या फंक्शन है इनको रेक्टेंगल से ज़ाहिर किया जाता है, और जो प्रोसीजर डिपेंडेंसी है इनको हम एरो से ज़ाहिर करते हैं। और ये पूरी जो गेम है ये एक मॉड्यूल से या प्रोसीजर से कंट्रोल की जा रही है, जिसका नाम है कंट्रोल गेम। ये क्विज में आया हुआ था। फिर आते हैं हम इससे आगे कपलिंग की तरफ। एक कंसेप्ट है मॉड्यूलरिटी के जो एडवांटेजेस हैं, वो 3 एडवांटेजेस हैं कि मॉडिफिकेशन की अगर ज़रूरत हो तो कुछ मॉड्यूल में हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर एक मॉड्यूल में हम चेंज करें तो दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह इसका गोल क्या है, मैक्सिमाइज द इंडिपेंडेंस एंड मिनिमाइज लिंकेज बिटवीन मॉड्यूल। यानी ये जो मॉड्यूल है ये इंटरनली तो इसकी जो है हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे इंडिपेंडेंस, और लिंकेज बिटवीन मॉड्यूल, इन मॉड्यूल के दरमियान लिंकेज बहुत कमज़ोर होगी, कम होगी। इसको हम कहते हैं इंटर मॉड्यूल कपलिंग। तो ये एक मीट्रिक है टू मेजर द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसकी बहुत सी फॉर्म है मॉड्यूल इंटर मॉड्यूल कपलिंग की, जिसमें पहली हमारे पास है कंट्रोल कपलिंग। इट अकर्स व्हेन ए मॉड्यूल पासिस कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू एन अदर एज इन ए फंक्शन कॉल। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंट्रोल गेम है, तो सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल इसके पास आता है मॉड्यूल के पास सर्व, और यहाँ से जब सर्विस हो जाती है तो फिर क्या होता है, कंट्रोल इसके पास चला जाता है और उधर से दूसरा पे जो है वो रिटर्न करता है सर्विस। तो इस तरह ये सारे जो है कंट्रोल एक से दूसरे के पास जा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल कपलिंग। फिर हमारे पास आता है डेटा कपलिंग। क्या होती है, रेफर्स टू शेयरिंग ऑफ डेटा बिटवीन मॉड्यूल्स, यानी मॉड्यूल के दरमियान डेटा की शेयरिंग जो है इसको हम कहते हैं डेटा कपलिंग। ये यहाँ से MCQs आया हुआ था। मॉडिफिकेशन मेड टू वन मॉड्यूल में अफेक्ट द अदर, लेकिन इसमें क्या होता है कि डेटा कपलिंग के अंदर एक मॉड्यूल में अगर मॉडिफिकेशन की जाए तो वो दूसरे पर अफेक्ट करेगी, क्योंकि ये डेटा शेयर कर रहे हैं। इस तरह डेटा कपलिंग की भी आगे से 2 फॉर्म है, एक को कहते हैं एक्सप्लिसिट पासिंग और दूसरा हमारे पास होता है ग्लोबल डेटा। एक्सप्लिसिट पासिंग में क्या होता है,
डेटा फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर, वो जो है पास किया जाता है और उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल पासिंग बाय पैरामीटर। पैरामीटर क्या है हमारे पास, जिस तरह सर्व है फंक्शन, तो ये जब आएगा प्रोग्राम के अंदर तो कंट्रोल इसको पास हो जाएगा। इस तरह ग्लोबल डेटा हमारे पास होता है जिसको हम डेटा आइटम दैट आर ऑटोमेटिकली अवेलेबल टू ऑल मॉड्यूल, यानी वो ऑटोमेटिकली सब मॉड्यूल को अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास कपलिंग के बाद क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या होती है, रेफर्स टू इंटरनल बाइंडिंग, और इन अदर वर्ड हम कहें तो द डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ मॉड्यूल्स इंटरनल पार्ट, यानी एक मॉड्यूल है उसके अंदर जो कुछ पार्ट होते हैं वो आपस में कितना रिलेट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन। और वो मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कितना रिलेट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कपलिंग। तो यहाँ पर हमारा गोल क्या होता है, लो इंटर मॉड्यूल कपलिंग, यानी दो मॉड्यूल जो है उनके दरमियान में कपलिंग बहुत कम होनी चाहिए ताकि एक में अगर अफेक्ट हम चेंज करें तो दूसरे पर अफेक्ट ना हो। इसी तरह हाई इंट्रा मॉड्यूल क्वेश्चन, यानी उस मॉड्यूल के अंदर जो कंपोनेंट हैं उनमें आपस में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसकी जो है क्वेश्चन की दो फॉर्म है, लॉजिकल क्वेश्चन और फंक्शनल क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास वीक फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं लॉजिकल क्वेश्चन। ये क्या होती है, क्वेश्चन विद इन ए मॉड्यूल इंड्यूस्ड बाय द फैक्ट दैट इंटरनल एलिमेंट्स परफॉर्म एक्टिविटीज़ लॉजिकली सिमिलर इन नेचर, यानी जो इंटरनल हमारे पास उसके कंपोनेंट हैं या एलिमेंट हैं वो एक जैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कीबोर्ड और माउस की, तो वो ऑलमोस्ट एक जैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यानी इनपुट ले रहे हैं, तो ये होती है वीक क्वेश्चन। और अगर हम बात करें फंक्शनल क्वेश्चन की तो ये होती है स्ट्रॉन्गर क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, ऑल पार्ट्स ऑफ मॉड्यूल आर फोकस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल एक्टिविटी, यानी हर मॉड्यूल अपना जो उसके अंदर मॉड्यूल के अंदर जो है जो एलिमेंट है वो अपना अपना काम अलग अलग कर होते हैं, उसका अपना काम होता है दूसरे का अपना काम। तो इसमें क्या होता है, उनके काम जो है वो सिमिलर होते हैं लॉजिकल क्वेश्चन के अंदर। फिर आते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो मॉड्यूलर डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो उसमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा कि एक मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन दूसरे से शेयर ना की जाए, तो इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टू ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, टू रिड्यूस अननेसेसरी डिपेंडेंसी ऑन अदर मॉड्यूल, यानी एक मॉड्यूल के दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए इंफॉर्मेशन हाइडिंग की जाती है। और उसकी एक और वजह क्या है कि डेटा में बिकम करप्टेड बाय अदर मॉड्यूल, यानी अगर आप इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करेंगे तो दूसरा मॉड्यूल उसका पहले मॉड्यूल का डेटा करप्ट कर सकता है। फिर हम आए तो यहाँ पर हमारे पास इसके जो है वो दो रियलाइजेशन है इंफॉर्मेशन हाइडिंग की। पहला है डिज़ाइन गोल, यानी ए मॉड्यूल शुड बी डिज़ाइंड सो दैट अदर मॉड्यूल डू नॉट एक्सेस, मॉड्यूल इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि दूसरा मॉड्यूल उसके इंटरनल पार्ट को या इंटरनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। और इम्प्लीमेंटेशन गोल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो मॉड्यूल शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ए मैनर दैट रीइंफोर्सेस इट्स बाउंड्री, यानी वो अपनी बाउंड्री में रहकर ही काम करे। इसकी एग्जांपल क्या है, यूज़ ऑफ लोकल वेरिएबल, यानी उसके अंदर आप लोकल वेरिएबल यूज़ करें, ग्लोबल वेरिएबल यूज़ ना करें। तो आगे हम आते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो अगर हमने पहले बात की थी ऑफ द शेल्फ जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग के अंदर नहीं होते, तो उनको बनाने की ज़रूरत होती है। लेकिन इम्पेरेटिव पैराडाइम जो है वो मॉड्यूलर अप्रोच का सिर्फ प्रॉमिस ही करती है, लेकिन उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होती। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो पैराडाइम है वो हमें हेल्प करती है मॉड्यूलर कंपोनेंट बनाने में, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट फॉर्म कंप्लीट सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स, और ऑब्जेक्ट्स आर मोर करेक्टली हम कहें क्लास कैन बी यूज टू फुलफिल दैट रोल इन एनी प्रोग्राम, यानी हम क्या करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस बना लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर और उनको किसी भी प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या काम करती हैं, वही काम करती हैं ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर का, जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट। तो इसके लिए हमारे पास प्री फैब्रिकेटेड टेम्पलेट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं बहुत सी लैंग्वेजेस के अंदर। अगर हम बात करें C++ की, जावा की, C# की, तो उनके अंदर पहले से मौजूद होते हैं टेम्पलेट्स विच प्रोग्रामर कैन ईजिली इम्प्लीमेंट
ऑब्जेक्ट फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन रोल, यानी वो टेम्पलेट से जो है वो डेटा उठाकर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें C++ की तो उसकी अपनी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है। जावा की जो है वो API है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, और C# के अंदर .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी होती है। तो कंपोनेंट्स जो हैं वो जस्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। एन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली ए स्पेशल केस ऑफ मोर जनरल कंसेप्ट कॉल्ड कंपोनेंट। तो कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, ए रीयूजेबल यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर। आगे हम बात करते हैं कंपोनेंट का आर्किटेक्चर कैसा हो। तो आल्सो नोन एज कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसको हम कहते हैं कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन विच ट्रेडिशनल रोल ऑफ प्रोग्रामर इज रिप्लेस्ड बाय कंपोनेंट असेंबलर। यानी प्रोग्रामर जो है उसका काम क्या होता है, कंपोनेंट असेंबलर का काम होता है। वो क्या करता है, कंस्ट्रक्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम फ्रॉम प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट, यानी जो पहले से हमारे पास कंपोनेंट पड़े हैं उन्हीं से सॉफ्टवेयर तैयार करता है। इसको हम कहते हैं कंपोनेंट असेंबलर। तो मेथोडोलॉजी ऑफ कंपोनेंट असेंबलर क्या है, इज टू सिलेक्ट कंपोनेंट्स फ्रॉम कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स। तो हम बात करते हैं पेंट की, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास पेंट बकेट है, इरेजर है, और इसके अलावा डिफरेंट जो है हमारे पास यहाँ पर आइकन नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये हमारे कंपोनेंट है, और इन कंपोनेंट का यूज़ करके हम एक जो है वो डिज़ाइन या पिक्चर तैयार कर सकते हैं। तो यही काम होता है कंपोनेंट असेंबलर का, यानी जो पहले से हमारे पास मौजूद होते हैं कंपोनेंट उनको मिलाकर एक सॉफ्टवेयर तैयार करना। फिर आते हैं हम और एग्जांपल की तरफ। तो फेसबुक जो है फॉर एग्जांपल हम बात करें तो वो कौन सा कंपोनेंट यूज़ करती है, वो हमारा जो कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन है, जो जिसमें हमारे नंबर होते हैं उनको वहाँ से कॉन्टैक्ट उठा लेती है। तो ये जो है ये हमारा कंपोनेंट है और ये उसको यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन। इस तरह टेलीफोन एप्लीकेशन की बात करें तो वो भी हमारा कंपोनेंट जो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है उसको यूज़ करती है। तो इस तरह जो है ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। आगे हम बात करते हैं डिज़ाइन पैटर्न की। तो डिज़ाइन पैटर्न इज़ ए प्री डिवेलप मॉडल फॉर सॉल्विंग ए रिकरिंग प्रॉब्लम इन द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। अगर हम बात करें कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक डिज़ाइन बना रहे हैं उसका एप्लीकेशन का, तो आप पहले बंदे नहीं हैं जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हो सकता है आपसे पहले भी किसी प्रोग्रामर ने के पास वो जो है वो प्रॉब्लम आई हो और उसने जो है एक डिज़ाइन पैटर्न यानी गाइडलाइन जो है उसको फॉलो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो। तो आप भी वो जो है डिज़ाइन पैटर्न उसको उठा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत से डिज़ाइन पैटर्न है, जिसमें हमारे पास पहला है अडाप्टर पैटर्न। तो ए प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूल में हैव ऑल द फंक्शनैलिटी नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी एक पहले से जो मॉड्यूल बना हुआ है उसमें तमाम फंक्शनैलिटी तो मौजूद है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, बट मे नॉट हैव एन इंटरफेस, लेकिन हो सकता है उसका इंटरफेस ना हो दैट इज़ कंपैटिबल विद द करंट एप्लीकेशन। तो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक मॉड्यूल जो है वो जो है ऐड करना चाहते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उसके अंदर इंटरफेस ही नहीं है कि किस तरह हम उसको अपने उसमें ऐड करें एप्लीकेशन के अंदर। तो अडाप्टर पैटर्न प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड अप्रोच टू रैपिंग द मॉड्यूल इनसाइड अनदर। तो ये क्या करते हैं, रैपिंग की सहूलत मुहैया करते हैं। कैसे, हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास एक प्लग है जिसकी 2 पिन है और आपका जो सॉकेट है उसमें 3 पिन है। तो ये प्लग इस सॉकेट के अंदर नहीं लग सकता। तो फॉर एग्जांपल इसकी हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम जो है एक प्लग जो है इसकी मदद से कोई चीज़ चलाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, ये हमारा मॉड्यूल है और ये हमारी प्रॉब्लम है। इसको हम इसके साथ अटैच करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है हमारे पास कि इंटरफेस नहीं है कि इसको हम यहाँ पर क्या करें, कनेक्ट कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या है, अडाप्टर पैटर्न जो है वो हमें क्या करता है, रैपिंग मुहैया करता है। यानी ये जो 2 पिन है इसको हम 3 पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और 3 पिन को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो है अडाप्टर पैटर्न जो है ये इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इस तरह डेकोरेटेड पैटर्न की बात करें तो इट प्रोवाइड्स ए मीन ऑफ डिज़ाइनिंग ए सिस्टम that perform different combination of same activities depending on the situation at a time। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास डिज़ाइनिंग अगर आप कोई चीज़ की कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत से जो है कम्बिनेशन होते हैं जिनकी मदद से आप
डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जो छोटे सिस्टम है उनमें आपके पास बहुत सी ऑप्शन होती हैं। तो उसके लिए डेकोरेशन पैटर्न जो है ये आपको एक स्टैंडर्डाइज वे प्रोवाइड करता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग सच डिज़ाइन दैट लीड टू मैनेजेबल सोल्यूशन। अगर हम बात करें कि आपके पास जो है आपने एक पिज़्ज़ा बनाना है और वो आपके पास बहुत सी ऑप्शन है, उसमें चिकन पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, आप वेजिटेबल पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो आपके पास क्या है, एक जो प्लेन पिज़्ज़ा है, यहाँ पर देखें डो की मदद से हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, उस पर हम क्या करते हैं मुख्तलिफ जो है वो डिज़ाइन पैटर्न जो है उनको फॉलो करके मुख्तलिफ जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकते हैं। यही सेम चीज़ हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी अप्लाई होती है। फिर गोल ऑफ डिज़ाइन पैटर्न क्या है हमारे पास, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकरिंग प्रॉब्लम्स, यानी जो बार बार प्रॉब्लम आ रही है उनके आइडेंटिफाई करना, मेकिंग देम अवेलेबल टू अदर कम्युनिटी, तो उसको दूसरी कम्युनिटी के लिए अवेलेबल करना, टू आइडेंटिफाई द बेस्ट सोल्यूशन फ्लेक्सिबल फॉर फ्यूचर चेंजेस, और फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस आएंगे तो उनके लिए भी सोल्यूशन प्रोवाइड करना या आइडेंटिफाई करना। आगे आता है डिज़ाइन पैटर्न की एग्जांपल की बात करें तो उसमें हमारे पास आती है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न वेयर वी नीड टू क्रिएट लूजली कपल सिस्टम। तो ये फैक्ट्री जो डिज़ाइन पैटर्न है वो कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर हमें लूजली कपल सिस्टम बनाना हो बेस्ड ऑन रियल टाइम फैक्ट्री कंसेप्ट, और ये जो है हमारे पास क्या है रियल टाइम फैक्ट्री कंसेप्ट पर बेस करता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक फैक्ट्री है, उसमें कारें बनाई जाती हैं, तो यूज़र जो है वहाँ पर आता है और वो कार का कलर सेलेक्ट करता है और मॉडल सेलेक्ट करता है। तो फैक्ट्री में पहले से जो है वो उसके टायर हो गए, उसके बॉडी हो गई मुख्तलिफ कलर की, वो पड़ी होती हैं, तो उनको हम कहते हैं लूजली कपल्ड। तो उनको वो जोड़कर जो है वो प्रोडक्ट तैयार कर देता है, तो इसको हम कहते हैं फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। द फैक्ट्री हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड कार्स दैट हैव लूजली कपल्ड सिस्टम, द इंजन, टायर एंड द लाइट्स। उसके बाद हम बात करें दूसरी जो एग्जांपल है इसकी, फ्रंट कंट्रोलर पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज रिक्वेस्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म होता है। if there is a user who want user information, front controller will connect it to user handler। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की, वेब एप्लीकेशन की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक यूज़र है और यहाँ पर हमारे पास तीन जो है वो मॉड्यूल हैं। एक है हमारे पास यूज़र हैंडलर है, दूसरा हमारे पास अकाउंट हैंडलर है और सैलरी हैंडलर। तो हमें नहीं पता यूज़र किस जो है मॉड्यूल से इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो हम क्या करते हैं एक फ्रंट कंट्रोलर जो है वहाँ पर लगा देते हैं, जो कि क्या करता है यहाँ पर डिस्पैच कर देता है इंफॉर्मेशन को देखकर उस मॉड्यूल की तरफ डिस्पैच कर देता है डिस्पैचर के थ्रू। आगे हम बात करते हैं शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन पैटर्न की। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, टू बाय मोर देन वन प्रोडक्ट, जहाँ पर एक से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस जगह पर शॉपिंग कार्ट पैटर्न जो है वो यूज़ होता है। ये वहाँ पर यूज़ नहीं होगा जहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर एक एप्लीकेशन की, तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर एप्पल वायरलेस माउस, ये किसी कंप्यूटर शॉप का जो है ये हमारे पास एप्लीकेशन है, तो उसमें वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है। तो वो जो है यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन पैटर्न। उसके बाद हम आते हैं स्कोप ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। तो अर्ली ईयर्स ऑफ कंप्यूटिंग जो है उसमें क्या था, द प्रॉब्लम ऑफ प्रोड्यूसिंग क्वालिटी सॉफ्टवेयर फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग प्रोग्रामिंग एरर। तो पहले क्वालिटी एश्योरेंस होती थी, वो उसका काम क्या था, सिर्फ एरर को तलाश करना और उनको दूर करना। लेकिन अब आज की अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी स्कोप की, तो क्वालिटी कंट्रोल एक्सटेंड फॉर बियॉन्ड द डीबगिंग प्रोसेस, यानी ये उससे बहुत आगे चली गई है। इसमें क्या क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसीजर शामिल है इसमें। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी इसमें ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड भी बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर एक प्लग की बात करें तो 2 पिन प्लग है, तो पूरे कंट्री में सारी जगह पर 2 पिन प्लग यूज़ हो, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करना। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो उसमें हमारे पास ISO, IEE, ACM है। ये कौन से स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करते हैं, फॉर असेसिंग क्वालिटी कंट्रोल विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज। और इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल है ISO 9000 की,
सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं इसके which address numerous industrial activities such as design, production, installation and services। तो ये यहाँ से MCQs आया हुआ था। उसके बाद हम बात करें SQA सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की, तो यहाँ पर क्या है, SQA जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप्स जो हैं which are charged with overseeing and enforcing the quality control system। तो ये जो ग्रुप्स हैं SQA ग्रुप्स, ये क्या करते हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को चेक करते हैं वहाँ पर और उसको इन्फोर्स करवाते हैं। सॉफ्टवेयर कंट्रैक्टर्स रिक्वायर दैट ऑर्गेनाइजेशन मीट सच स्टैंडर्ड। और सॉफ्टवेयर कंट्रैक्टर्स का इसमें क्या काम है कि ऑर्गेनाइजेशन को देखना कि वो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही हैं कि नहीं। इसमें एग्जांपल हम बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल की, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, SRS को अप्रूव करते हैं कि ये ठीक रिक्वायरमेंट बनी है कि नहीं। आगे हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथडोलॉजीज़ की। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग जो है इसमें क्या डिफरेंस है, तो SQA इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज ए सब्जेक्ट डीलिंग विद एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी SQA में हमारे पास पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस की क्वालिटी एश्योरेंस की जाती है, और टेस्टिंग जो है इज़ कंसर्न विद अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। और इसमें सिर्फ जो हमारे पास सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है उनकी डेवलपमेंट या उनकी टेस्टिंग की जाती है। फिर हम बात करें कैन वी टेस्ट ऑल पॉसिबिलिटी। तो सिंपल प्रोग्राम के अंदर तो हम जो है बहुत सी पाथ फॉलो कर सकते हैं, बिलियंस ऑफ डिफरेंट पाथ, लेकिन कम्प्लेक्स प्रोग्राम के अंदर ये नियरली इम्पॉसिबल है कि हम तमाम पॉसिबिलिटी एक सॉफ्टवेयर की टेस्ट कर सकें। व्हाट टू डू देन, तो फिर क्या कर सकते हैं हम, तो हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट जो है उस विल्फ्रेडो प्रीतो इन्वेंटेड द स्मॉल पार्ट ऑफ इटलीज पॉपुलेशन कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ इटली वेस्ट। तो उन्होंने एक प्रीतो प्रिंसिपल जो है वो डेवलप किया, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स टेंड्स टू बी मोर प्रॉब्लमेटिक देन द रेस्ट। तो एक सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ मॉड्यूल होते हैं जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम कर होते हैं बनिस्बत दूसरों के। इस तरह रिजल्ट कैन ऑफन बी इंक्रीज्ड मोर रैपिडली बाय अप्लाइंग एफर्ट्स इन कंसंट्रेटेड एरिया। यानी जो मॉड्यूल में एरर आ रही है उस पर अगर हम काम करें तो हमारा रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। इसको हम कहते हैं परेटो प्रिंसिपल। फिर हमारे पास बात आ गई बेसिस पाथ टेस्टिंग की। तो ये क्या होता है, ये सारे क्या हम कर रहे हैं, टेस्टिंग के जो है अल्टरनेटिव है हमारे पास। तो बेसिस पाथ टेस्टिंग में क्या होता है, टू डेवलप ए सेट ऑफ टेस्ट डेटा दैट इंश्योर दैट ईच इंस्ट्रक्शन इन द सॉफ्टवेयर इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। यानी ये जो हमारे पास पूरा सॉफ्टवेयर बनता है उसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती हैं, तो ये क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो कम से कम एक दफ़ा एग्जीक्यूट हों। तो ये यहाँ से क्विज आया हुआ था। उसके बाद ग्लास बॉक्स टेस्टिंग की बात करें तो इसका क्या काम है, सॉफ्टवेयर टेस्टर इज़ अवेयर ऑफ द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर जो टेस्टर होता है वो उसका इंटीरियर स्ट्रक्चर जो है वो पता होता है, उसकी मदद से वो टेस्टिंग करता है सॉफ्टवेयर की। इसको हम कहते हैं ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। फिर हम बात करें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की, तो इट रेफर्स टू टेस्ट दैट डू नॉट रिलाई ऑन द नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंटीरियर कंपोजिशन। यानी ये इंटीरियर कंपोजिशन की बात कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमें क्या होता है, इंटीरियर का कोई पता नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट एग्जामिन द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन विदाउट पीयरिंग इनटू इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी इंटरनल स्ट्रक्चर हमें नहीं पता होता लेकिन हम फिर भी उसकी फंक्शनैलिटी को सिर्फ टेस्ट करते हैं। इसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और ये परफॉर्म की जाती है यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी यूज़र जब सॉफ्टवेयर चलाएगा तो वो कैसे परफॉर्म करेगा हमारा सॉफ्टवेयर। फिर हमारे पास आ गया बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इसके अंदर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के एग्जांपल है हमारे पास बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो इट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग रेंजेस ऑफ डेटा कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इसमें क्या की जाता है, इक्विवेलेंस क्लासेस जो हैं वो आइडेंटिफाई की जाती हैं, और विच द सॉफ्टवेयर शुड परफॉर्म इन ए सिमिलर मैनर देन टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर ऑन डेटा क्लोज टू द एज ऑफ दोज रेंजेस। यानी हम क्या करते हैं, रेंज जो है डेटा की आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और उन रेंजेस के दरमियान हम जो है डेटा को टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम कहते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। सॉफ्टवेयर इज सपोज टू एक्सेप्ट इनपुट्स वैल्यूज टेस्टेड एट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल
एक सॉफ्टवेयर है तो वो 1 से लेकर 1000 तक वैल्यू जो है वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर सकते हो। तो हम 1 जो है और 1000 ये लोएस्ट होगी और एक हाईएस्ट वैल्यू होगी, इनके दरमियान जो है वो वैल्यूज़ को टेस्ट करते हैं। फिर आती है बीटा टेस्टिंग, इसकी दूसरी एग्जांपल ब्लैक बॉक्स की। इसमें क्या किया जाता है, प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ गिवन टू ए सेगमेंट ऑफ इंटेंडेड ऑडियंस। एक ऑडियंस को दे दी जाता है एक छोटा सा वर्जन उसका, और वो उसको टेस्ट करती है ऑडियंस, तो और चेक किया जाता है कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे काम करेगा, और फिर हम जो है उसका फाइनल वर्जन बनाते हैं। और फिर आती है हमारे पास अल्फ़ा टेस्टिंग, तो ये भी सेम इसी तरह ही होती है। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक जो है वो टेस्टिंग के लिए दे देते हैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, लेकिन ये क्या किया जाता है डेवलपर साइड, यानी डेवलपर को दी जाता है टू आइडेंटिफाई बग्स, इसके लिए हम इसको कहते हैं अल्फ़ा टेस्टिंग। फिर हमारे पास आगे सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत क्यों होती है, तो इसमें 3 पर्पसेस होते हैं जिसकी 3 कैटेगरीज बनाई जा गई हैं। एक है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, तो पर्पस इसका क्या है, टू एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब हाउ टू यूज़ दैम। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है ये यूज़र को बताती है कि ये जो प्रोडक्ट है उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। और फिर हमारे पास है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, तो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन इज़ टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर इंटरनल कंपोजिशन, यानी ये जो है सॉफ्टवेयर की इंटरनल कंपोजिशन बताती है कि इसमें जो है फॉर एग्जांपल हमने क्या कैसी कोडिंग की है, और उसके साथ हम कमेंट शामिल करते हैं हर इंस्ट्रक्शन या कोड के साथ कि ये कोड क्या काम करेगा। इसी तरह उसमें प्रॉपर इंडेंटेशन दी जाती है, नेमिंग कन्वेंशन जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो ये आ गया सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। अनदर कंपोनेंट, इसका एक और कंपोनेंट भी है, इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग SRS एंड रिकॉर्ड शोइंग हाउ द स्पेसिफिकेशन वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग डिज़ाइन फेज। उसके बाद आगे हमारे पास थर्ड फॉर्म इसकी जो है टाइप है वो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है। तो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन इज़ टू डिस्क्राइब हाउ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड एंड सर्विसेज, यानी पहले क्या हुआ, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन तैयार की गई कि यूज़र इसको कैसे जो है वो यूज़ कर सकेगा। फिर हमारे पास आ गई दूसरे नंबर पर सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन कि हमने सिस्टम कैसे तैयार किया, और फिर तीसरे नंबर पर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन यानी हाउ सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी इंस्टॉल एंड सर्विस्ड। तो इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा यूज़ होगा, कैसे अपडेट इंस्टॉल की जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आती हैं। इसके अलावा रिपोर्टिंग प्रॉब्लम बैक टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर सॉफ्टवेयर के दरमियान जो है वो चलाते हुए कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो वापस डेवलपर को कैसी रिपोर्ट होगी। फिर हमारे पास आ गया ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, तो रिक्वायरमेंट वन ऑफ द टास्क ऑफ ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज़ हाउ द प्रपोज सॉफ्टवेयर विल इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट, कि कैसे हमारा सॉफ्टवेयर जो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा। तो सिस्टम इंटरफेस शुड बी डिज़ाइंड फॉर कन्वीनियंस ऑफ ह्यूमन, तो सिस्टम का इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि ह्यूमन के लिए वो आसान हो समझना उसको। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट टू मेक ए स्ट्रॉन्गर इम्प्रेशन ऑन द यूज़र, ये जो हमारे पास क्या है इंटरफेस अगर अच्छा हो तो वो स्ट्रॉन्गर इम्प्रेशन पेश करता है यूज़र पर। इसके अलावा डिटरमिनिंग फैक्टर इन सक्सेस और फेलियर, अगर आपका इंटरफेस अच्छा नहीं है तो वो हो सकता है ये आपका जो प्रोजेक्ट है या सॉफ्टवेयर है वो फेल हो जाए। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर ह्यूमन है, उसके क्या होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही थी ब्रेन के अंदर, और यहाँ से वो उसकी लैंग्वेज कम्युनिकेशन है, और ये इसके एर्गोनॉमिक्स हैं। तो इनको देख कर ही यहाँ पर ये जो हमारी मशीन कंप्यूटर है, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होता है उसका इंटरफेस होता है। और इसके अलावा जो है एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो हम अगर माउस की बात करें तो उसके बटन इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए, इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए। तो ये होता है हमारे पास जो है डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। तो एर्गोनॉमिक्स एंड कॉग्निटिक्स, इनमें क्या डिफरेंस है, तो रिसर्च इन ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिज़ाइन ड्रॉज हैवीली फ्रॉम द एरिया ऑफ इंजीनियरिंग कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स। तो इट डील विद डिज़ाइनिंग सिस्टम दैट हार्मोनाइज द फिजिकल एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन, यानी यहाँ पर फिजिकल एबिलिटीज़ को हम देख कर जो है वो सिस्टम डिज़ाइन करते हैं उसकी। फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंडेड हो सकता है माउस को यूज़ करने वाला, राइट हैंडेड भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। फिर कॉग्निटिव्स की बात करें तो डिज़ाइनिंग सिस्टम दैट हार्मोनाइज विद द मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटरफेस इसका कैसा होना चाहिए जो कि उसकी मेंटल एबिलिटीज़ के मुताबिक होना चाहिए।
उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर एक मॉडल है गोम मॉडल, जो कि 1954 में इंट्रोड्यूस करवाया गया इन सर्च फॉर मीट्रिक्स इन फील्ड ऑफ ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिज़ाइन, कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिज़ाइन कैसे होना चाहिए। तो इसकी मेथडोलॉजी क्या है, टू एनालाइज टास्क इन टर्म ऑफ यूज़र गोल्स, कि यूज़र का क्या गोल है, सच एज डिलीट ए वर्ड फ्रॉम ए टेक्स्ट, कि यूज़र जो है वो टेक्स्ट से वर्ड डिलीट करना चाहता है। फिर आता है हमारे पास ओ फॉर ऑपरेटर्स सच एज क्लिक द माउस बटन, और फिर आता है मेथड्स सच एज डबल क्लिक द माउस बटन एंड प्रेस डिलीट की, और उसके बाद आता है सिलेक्शन रूल सच एज चूज बिटवीन टू मेथड्स ऑफ अकम्प्लिशिंग सेम गोल। तो दो तरीक़ों से एक ही गोल यहाँ पर अचीव हो रहा है, एक है हमारे पास लेफ़्ट क्लिक से, एक डबल क्लिक से। तो इसको कहते हैं गोम्स मॉडल, जी फॉर गोल्स, ऑपरेटर्स, मेथड्स एंड सिलेक्शन रूल्स। तो अगर हम बात करें इन शॉर्ट, गोम्स इज ए मेथडोलॉजी दैट अलाउ द एक्शन ऑफ ह्यूमन यूजिंग एन इंटरफेस टू बी एनालाइज्ड एज ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स। फिर हम बात करें सॉफ्टवेयर ओनरशिप एंड लाइबिलिटी की, तो वंस सॉफ्टवेयर इज मेड, एक दफ़ा सॉफ्टवेयर बन जाए तो क्या होता है, हमारे ज़रूरत होती है ओनरशिप की एंड शुड गेट बेनिफिट, और हम उसे बेनिफिट हासिल करना चाहते होते हैं। तो उसके लिए क्या है, एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बनाया गया है। इट इज़ लीगल एफर्ट्स टू प्रोवाइड यू ओनरशिप ऑफ द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, यानी ये आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया तो ये आपको उसको लीगल जो है ओनरशिप प्रोवाइड करती है। इसके जो है दो प्रिंसिपल हमारे पास है, कॉपीराइट है और दूसरा है पेटेंट लॉ। तो पर्पस इनका क्या होता है, कॉपीराइट या पेटेंट लॉ का, तो अलाउ द डेवलपर ऑफ द प्रोडक्ट टू रिलीज दैट प्रोडक्ट टू इंटेंडेड पार्टीज वाइल प्रोटेक्टिंग हिज और हर ओनरशिप, यानी वो जिन लोगों को वो सेल करना चाहता है सॉफ्टवेयर या जो भी अपनी प्रोडक्ट है, तो वो आगे जो है उसका ओनरशिप राइट जो है वो क्या हो, प्रोटेक्ट होना चाहिए वहाँ पर। तो ये इनका पर्पज़ है कॉपीराइट का और पेटेंट का। फिर हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, तो डेवलपर विल असर्ट हिज और हर ओनरशिप बाय इंक्लूडिंग ए कॉपीराइट स्टेटमेंट। तो ये जो कॉपीराइट है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो अपनी जो भी वर्क उसने किया उसमें हर जगह पर वहाँ पर वो कॉपीराइट स्टेटमेंट लिखेगा। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है वो हर जगह पर इंक्लूड होगी, चाहे वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हो, सोर्स कोड हो या टेस्ट प्लान हो। उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है, तो राइट ऑफ डेवलपर और फॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन लीगल टर्म कॉल्ड सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो उसको मार्केट में बेचा जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें विंडोज़ की, तो वो उसको एक बंदा भी यूज़ कर सकता है, एक से ज़्यादा बंदे भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है ओनर का और जो यूज़र है कि कितने बंदे उसको यूज़ करेंगे, उसके मुताबिक जो है वो उस ओनर को पैसे देता है और वो उस एग्रीमेंट को फॉलो करने का पाबंद होता है। इस तरह पेटेंट की बात करें तो यहाँ पर पेटेंट लॉज वर एस्टेब्लिश टू अलाउ इन्वेंटर टू बेनिफिट कमर्शियली फ्रॉम इन्वेंशन है। तो पेटेंट जो है ये नॉर्मली इन्वेंशन में यूज़ होते हैं, और कॉपीराइट जो होते हैं ये हमारे पास नॉर्मली जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उनमें यूज़ होते हैं। तो अगर कोई इन्वेंशन हो जाए तो वो जो है इन्वेंटर को बेनिफिट होता है उसका सारा, और एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है पेटेंट हासिल करने का। और ये अगर हासिल कर ली जाए पेटेंट तो ये टिपिकली इसकी जो पीरियड है वो 20 साल होता है। इस तरह कंसिक्वेंसेस क्या है लॉ को ब्रेक करने के। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 2004 में NPT कंपनी थी, उन्होंने RIM जो है रिसर्च इन मोशन एक कंपनी है ब्लैकबेरी स्मार्टफोन की, जो कि उन्होंने क्या किया था, पेटेंट लॉ का ब्रेक किया था। यानी NPT जो है उसकी क्या किया था, उन्होंने एक ईमेल सिस्टम जो है वो कॉपी करके अपने सिस्टम में शामिल किया था। तो उन्होंने NPT वालों ने क्या किया, उनके खिलाफ केस कर दिया और कोर्ट ने जो है वो जजमेंट दी कि उनको उनकी ईमेल सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया जाए। फिर क्या हुआ कि ये जो रिसर्च इन मोशन कंपनी थी इन्होंने NPT से एग्रीमेंट कर लिया और $612.5 मिलियन का, और इस तरह वो जो सर्विसेज हैं उनको दे दी गई। तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गए हमारे 145 टॉपिक जो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग टॉपिक है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।